वंदे मातरम में आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा खास में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। बात करेंगे लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका की। जी हां, विपक्ष, दमदार विपक्ष की अपेक्षा की जाती है। देश में विपक्ष है लेकिन वे खेमों में बटा हुआ है और विपक्ष नेतृत्व के सवाल पर उलझा हुआ है। स्थिति यह है कि विपक्ष की ताकत तो दिखती है लेकिन वे अलग अलग राज्यों में बिखरी नजर आती है। और जो कांग्रेस विपक्ष का नेतृत्व करना चाहती है वे राज्यों में क्षेत्रीय दलों से पिछड़ जाती है और उसकी अपनी या सहयोगियों के साथ केवल 4 राज्यों में सरकार है। और आज हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इसी पर सभी मेहमानों से बात करेंगे, क्योंकि मजबूत विपक्ष भी उतना ही जरूरी है जितना कि एक अच्छी सरकार को अच्छे कार्य करने के लिए देखा जाता है। तो उसके लिए विपक्ष बहुत जरूरी है। इस तरीके की बातें होती हैं। और चर्चा को शुरू करने से पहले ये एक रिपोर्ट देखते हैं। लोकतंत्र में दमदार विपक्ष की हमेशा जरूरत रही है, लेकिन भारतीय राजनीति में लंबे समय से यह देखने में आ रहा है कि विपक्ष खेमों में बटा है। विपक्ष के सामने कई अड़चनें हैं जिससे वह एक मंच पर नहीं आ पा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि विपक्ष को गोलबंद करने की कोशिश नहीं होती है। समय समय पर ऐसे आह्वान, नेताओं के दौरे, बातचीत के चक्र चलते रहते हैं, लेकिन नतीजा नहीं निकलता। कहने के लिए विपक्ष के केंद्र में कांग्रेस है, जिसकी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अपनी सरकार है, तो महाराष्ट्र और झारखंड में वह गठबंधन सरकार का हिस्सा है। देश की राजनीति में तो कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों की अपनी प्रभावी सरकारें हैं, जिनके अगुआ नेता समय समय पर केंद्र को चुनौती देते हैं, साथ ही विपक्षी नेतृत्व की उम्मीद में हलचल भी जगाते हैं। राष्ट्र समिति नेता और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी ध्वज लेकर दिल्ली और उत्तर भारत के दौरे पर निकल पड़ते हैं। फिर ऐसा क्या है कि विपक्षी एकता के लिए कोई साझा मंच नहीं बन पाता? ज्यादा दिन नहीं हुए जब ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल जीतने के बाद दिल्ली के तूफानी दौरे किए, वर्चुअल रैलियां की, लेकिन सोनिया से जिस गर्मजोशी भरी मुलाकात का वह इंतजार कर रही थी, उन्हें निराशा मिली। आखिर उनकी निराशा गोवा में जाकर निकली, जहां उन्होंने चुनावी माहौल बनने से पहले ही कांग्रेस को जमकर कोसा। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी सफलता हासिल की है, लेकिन विपक्ष में कोई इसके लिए तैयार नहीं दिखता कि पतवार केजरीवाल के हाथ में दे दी जाए। बल्कि विपक्षी पार्टियां केजरीवाल और उनकी पार्टी पर ब्रेक लगाने की कोशिश करती दिखती हैं। जहां विपक्ष केजरीवाल की आप पार्टी को बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाता है, वहां समझा जा सकता है कि विपक्षी एकता के सूत्र अभी कमजोर हैं। कांग्रेस का यही तकाजा है कि वह आज भी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। उसके पास देश भर में आज भी 700 से ज्यादा विधायक हैं और कांग्रेस के पास विपक्ष के कुल वोट शेयर का 20% है। फिर वह 1 या 2 राज्यों में अस्तित्व रखने वाले किसी क्षेत्रीय दल या उसके नेता के हाथ में नेतृत्व क्यों सौंपे? इसलिए कांग्रेस को यह नागवार लगता है कि वह किसी विपक्षी एकता की मुहिम में किसी क्षेत्रीय दल के नेता के पीछे खड़ी दिखाई दे। और राज्यों के क्षेत्रीय दल भी लोकसभा और राज्यसभा के अपने आंकड़े देते हैं। हालांकि सियासत में कभी किसी बात पर लकीर नहीं खिंचती। विपक्षी एकता के लिए गहरा मंथन चाहिए और कहीं न कहीं ये स्वीकारोक्ति भी है कि नेतृत्व तो किसी एक को ही करना है। विपक्षी एकता का सूत्र इसी बात पर थमा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी पर सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मनीष शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ इंद्रपाल सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं एनसीपी के मुंबई से। हमारे साथ अशप्रीत खड़ियाल जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ पवन शर्मा हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। और हमारे साथ राहुल लाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले मनीष शुक्ला जी आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि बात मनीष जी बड़ी क्लियर है कि विपक्ष कितना महत्वपूर्ण है और आज की तारीख में आप विपक्ष को कहाँ देखते हैं देश में। क्योंकि लगातार जिस तरीके की बातें होती हैं, कहा जाता है कि विपक्ष बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है, विपक्ष की एकता बन रही है, अब ये करेंगे। लेकिन आज की जो स्थितियाँ हैं वो आपके सामने हैं कि विपक्ष खुद बिखरा पड़ा है। तो ऐसे में जो एक कहा जाता है मजबूत विपक्ष, वो कहाँ से आएगा?
देखिए, विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष के बिना सत्ता पक्ष का कोई अर्थ ही नहीं होगा। जी। आप पिछले 2017 से देख रहे हैं या 2014 से देख रहे हैं, तो जो पक्ष विपक्ष में था, जिसने चुनौती दी सरकार को, जिसने सत्ता पक्ष को चुनौती दी, भाजपा ने लगभग एक दशक तक 2004 से लेकर 2014 तक संघर्ष किया। उसके बाद में एक माहौल बना 2012 से, चाहे वो आपका उस समय उदय होना हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल का उदय होना हो, तो एक विपक्ष अपने आप में तैयार होने लगा। आज की तारीख में विपक्ष नहीं है कहीं भी। अगर पूरे देश में देखा जाए तो सत्ता पक्ष है, चाहे वो क्षेत्रीय दलों के रूप में हो। आप पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, ममता बनर्जी है, बहुत मजबूत नेता है वो। आप ये समझिए कि देश भर में चुनौती दे सकती है, लेकिन उनकी सीमाएं हैं। आप आंध्र प्रदेश में देखिए, आप देखिए तेलंगाना में देखिए, कांग्रेस जो है, कांग्रेस एक नेचुरल सत्ता का चेहरा होता था। तो कांग्रेस अपने आप में जब सीमित हुआ, उसने गठबंधन की राजनीति की, जब कांग्रेस कमजोर होने लगी, और इस कमजोरी का फायदा जो है वो क्षेत्रीय दलों ने उठाया। कांग्रेस को आज समझना पड़ेगा कि चेहरा नहीं है उसके पास कोई भी, और अगर वो चेहरा बनाना चाहता है तो उसको इन्हीं अपने गठबंधन से किसी को लेकर विपक्ष का एक मजबूत गठबंधन तैयार करना पड़ेगा, और उस आधार पर चेहरा बनाकर, अब जिस तरह की गठबंधन की राजनीति उसने सत्ता के लिए की है, तो दोबारा विपक्ष को एकजुट करने का काम भी कांग्रेस ही कर सकती है। क्योंकि कांग्रेस आज भी देश भर में एक लौती पार्टी है, जिसका पूरा आधार है, जिसका वोट बैंक है, और कहीं ना कहीं सुसुप्त अवस्था में है। और ये कांग्रेस को ही संदेश देना पड़ेगा, वो चाहे जिस नेता को चुने, चाहे दल को चुने, ये कांग्रेस को ही भूमिका निभानी पड़ेगी और सक्रिय तौर पर आगे आना पड़ेगा, तभी आप सत्ता पक्ष को चुनौती दे सकेंगे। वरना इस देश में फिलहाल जो है, सत्ता पक्ष में चेहरा जो है मोदी जी है, और मोदी जी की लोकप्रियता में ना तो कमी है, ना ही उनके डिलीवरी में कमी है। उन्होंने राज्यों में लगातार मजबूत किया है, तो विपक्ष को उसी आधार पर रणनीति बनानी पड़ेगी, तभी वो चुनौती दे पाएगी। पर तो मनीष जी, यहाँ तो कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो यही आ रही है कि वो विपक्ष का नेता क्या चुनेंगे, वहां तो अपना नेता चुनने में अभी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। जी बिल्कुल, ये दुर्भाग्य है। ये कांग्रेस को ही समझना पड़ेगा कि आपके अंदर ही विपक्ष एक नया तैयार हो गया है। जी जो बोल रहे हैं G23 है, आपके मनीष तिवारी विरोध कर रहे हैं, कपिल सिब्बल है, उनको बताया जा रहा है कि इनको कांग्रेस की एबीसीडी नहीं समझ में आती है। तो कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि उनके नेता क्या कह रहे हैं। गुलाम नबी आजाद जैसा नेता, इतना वरिष्ठ नेता, वो कह रहा है कि राजनीति से अब संन्यास लेने का वक्त आ गया, समाज सेवा। तो ये नेता खुद ब खुद संदेश दे रहे हैं, और ये कांग्रेस हाईकमान खासतौर पे सोनिया गांधी को समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी जो है वो डिलीवरी नहीं दे पा रहे हैं। कांग्रेस ने एक बड़ा दांव चला यूपी में प्रियंका गांधी के रूप में, आपने महासचिव बनाया, यूपी का प्रभारी बनाया, बहुत अच्छा, मतलब एक चुनाव का जो लग रहा था एक माहौल बनाने वाली बात थी। उन्होंने जो मुद्दे उठाए, महिलाओं को आगे लाई, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस ने एक प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास कहीं ना कहीं वो प्रयास नहीं था जो सत्ता की ओर आगे बढ़े। कांग्रेस को रिप्लेस करके जो अखिलेश यादव है, उन्होंने बहुत अच्छा डिलीवरी दी। उन्होंने संदेश दिया कि अगर बीजेपी कोई चुनौती दे सकता है तो अखिलेश यादव इस्तीफा दे सकती है। तो कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि वो कमजोर है, और उसको किसी ना किसी नेता को पकड़ना पड़ेगा राज्यों में, जो उसको रिवाइव करा सके। उसका जो बूथ स्तर पर जो एक काडर खत्म हो गया है, जो उसके समर्थक हैं वो नहीं है, तो कांग्रेस जब तक अपने समर्थकों को दोबारा एकत्र नहीं करेगी, कांग्रेस ने लगातार, आप देखिए पिछले 30 सालों से पूरे कहीं चुनाव नहीं लड़े। उत्तर प्रदेश में आप 30 साल बाद जो है पूरी 403 सीटों पर चुनाव लड़े। तो कांग्रेस को इस तरह से तैयारी करनी पड़ेगी आगे आने वाले समय में कि वो अभी बहुत बड़ी चुनौती है, कांग्रेस के सामने भी चुनौती है और विपक्ष के सामने भी चुनौती है, क्योंकि अभी तक तो यही लग रहा है कि विपक्ष भी भाजपाई है और पक्ष भी भाजपाई है, क्योंकि जहां पर विपक्ष चाहिए वहां पे भाजपा नजर आती है, और जहां भाजपा है वहां तो है ही एक पक्ष में पूरा का पूरा बहुत सारी चीजें। और इंद्रपाल जी लगातार आपकी पार्टी के जो नेता हैं, लगातार पवार साहब कोशिश करते रहते हैं कि एक संयुक्त विपक्ष बने, एक मजबूत विपक्ष बने, और बहुत लोगों ने कोशिश की कि उनके नेतृत्व में चलिए पूरा विपक्ष तैयार रहे, लेकिन उसके बाद भी स्थितियां आपके सामने नहीं निकल के आती। तो ऐसे क्या कारण है कि जो बिखरा हुआ विपक्ष है वो आज तक बिखरा हुआ ही है? सरकारें साथ में मिलकर बन जाती हैं, आपके गठजोड़ हो जाते हैं, लेकिन जब बात दिल्ली की होती है संयुक्त विपक्ष की, तब हर कोई प्रधानमंत्री का दावेदार हो जाता है। क्या कहेंगे आप इंद्रपाल जी? नहीं, अभी विपक्ष ने पिछले वक्त भी मीटिंगें जो हुई पवार साहब के निवास स्थान पे हुई जी, दिल्ली में हुई, उन सब में विपक्ष बड़े भारी पैमाने पे सारे विपक्ष के लोग आ गए। वो फिर पंजाब से हों, आंध्र प्रदेश से हों, दिल्ली से हों, छत्तीसगढ़ से हों, केरला से हों, और
राजस्थान से हैं, जहाँ से भी तेलंगाना वगैरह से हैं, जहाँ जहाँ के विपक्ष थे के नेता हैं, जितने बड़े नेता हैं, सारे नेताओं ने पवार साहब के यहाँ मीटिंग की। इससे एक संदेश तो जाता है कि विपक्ष पूरा एक होकर मुकाबला करना चाहता है और इस देश की डेमोक्रेसी को कायम करना चाहता है। डेमोक्रेसी को कायम करना है तो मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है, जैसे कि आपने कहा है जी। और ये मजबूत विपक्ष देने का जो एक प्रयास है वो माननीय शरद चंद्र पवार साहब लगातार कर रहे हैं। और कुछ ही वक्त पहले उनके निवास स्थान पे एक और बड़ी मीटिंग हुई थी, जिसमें प्रशांत किशोर भी शामिल थे, जो कि बहुत अच्छे चुनावी विश्लेषक रहे हैं और जिनका ये जो आजकल चुनाव चल रहा है ईवीएम वगैरह में, उनका काफी अच्छा उसके ऊपर स्टडी और योगदान रहा है। तो विपक्ष ऐसा नहीं है कि एक नहीं होना चाहता है, विपक्ष एक होना चाहता है और वो भी नेतृत्व भी स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन ये कहना गलत होगा कि हर कोई प्रधानमंत्री का दावेदार है, लेकिन वो तो आने वाला वक्त बताएगा। जब विपक्ष, अभी एमपी के इलेक्शन होंगे तो निसंदेह मुझे लगता है कि 2024 में एक तस्वीर अलग निखर के आएगी, क्योंकि लोग विकास की तरफ तो जाएंगे। ये पेट्रोल के दर, डीजल के दर जो बढ़ रहे हैं, अगर आप उसकी तरफ ध्यान दें तो क्या ये स्वीकार करने चाहिए? मेरा जवाब है कि ये दर जो पेट्रोल और डीजल के हम आज भर रहे हैं, हम महंगाई की तरफ जो बढ़ रहे हैं, कोई ये मुद्दा देख ही नहीं रहा है। हम श्री राम, कश्मीर फाइल, नहीं इससे इंद्रपाल जी, ऊपर ही नहीं आ बिल्कुल रहे हम। बहुत सारी चीजें बढ़ रही हैं। आप ये देखिए कि जब विपक्ष एक होकर सड़कों पर नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरीके से जब आपका एक समय था, सरकार थी दिल्ली के अंदर, तब भारतीय जनता पार्टी ने इसी महंगाई को मुद्दा बनाकर सत्ता पर कब्जा किया, ये आपके सामने है। लेकिन उन्होंने लगातार संघर्ष किया और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई, तो लोगों ने उन्हें माना कि यार ये मजबूत विपक्ष है और ये वास्तव में काम कर सकता है, चलिए इनके ऊपर विश्वास जताते हैं, और वो विश्वास जताया। लेकिन यहां पर यही समझ में नहीं आ रहा कि विपक्ष में नेता कौन है और विपक्ष कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। नहीं, विपक्ष में काफी प्रबल नेता है। आप ममता बनर्जी को देख लीजिए, स्वयं प्रधानमंत्री 6 महीने भारत देश को भूलकर, हिंदुस्तान को भूलकर कि मैं प्रधानमंत्री हूं ये भी भूलकर, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री 6 महीना लगातार डेरा डाल के बैठे रहे बंगाल में। नतीजे आपके सामने हैं। नहीं तो उन्होंने अपने आप को वहां विपक्ष के रूप में स्थापित कर लिया। हाँ, विपक्ष के रूप में स्थापित किया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ममता बनर्जी की छवि और निखर के आई ना, 270 सीटें उनको मिली ना वहां, इसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? उसके बाद में ममता दीदी ने पूरा भारतवर्ष में जैसे जैसे वो भी घूम रही हैं और जिस तरह से वो चैनलाइज कर रही हैं, और जो एक नारी शक्ति उनके अंदर है और जो एक लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर है, उन्होंने जिस तरह से बीजेपी को एकदम टफ फाइट दिया है और उनके नेतृत्व में बंगाल ने बहुत। एनसीपी का रुख ये है कि कहीं ना कहीं जो ममता बनर्जी हैं वो एक बड़ी विपक्ष की नेता बन सकती है और उनका समर्थन करते आप दिख रहे हैं। चलिए इस पर भी आएंगे। राहुल जी, राहुल भाई, क्योंकि लगातार आप बहुत सारी चीजें देखते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लिखते रहते हैं, अगर आज हम बात करें जिस तरीके से इंद्रपाल जी ने बताया, मनीष जी ने बताया, और उसके बाद हम जवाब लेंगे, क्योंकि हमारे साथ खड़ियाल जी भी हैं, पंजाब से हैं और प्रवक्ता हैं कांग्रेस के और बड़े तेज तर आ रहे हैं, तो उनसे भी जानेंगे कि आखिर मामला क्या है, यहाँ चीज़ें अलग अलग क्यों आती है। लेकिन उससे पहले राहुल जी, जो विपक्ष की परिभाषा है उससे लेकर बहुत सारे सवाल आज खड़े हो रहे हैं। लोग ये तो कह रहे हैं गठजोड़ होना चाहिए, महंगाई है, मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन वो मुद्दे हैं कहाँ? खाली लोकसभा के अंदर बाहर गेट पे बैठ के मुद्दे उठा देना और टीवी में आ गया कि भाई चलिए ठीक है ये है, खाली वहीं तक, या वास्तव में वो धरातल पर भी आएंगे? क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं उसे देखकर लगता नहीं है कि कहीं विपक्ष है। राहुल भाई बोलिए जी। देखिए संजय जी, कुछ चीजें आपने बड़ी गंभीर, पिछले सवाल में भी आपने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से महंगाई के मुद्दे को काफी गंभीरता से उठाती थी, हम लोगों को अभी भी याद है, स्मृति ईरानी हो, बिल्कुल गैस सिलेंडर को लेके वो घूमते हुए नजर आती थी, या फिर दूसरे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी महंगाई के मुद्दे को उठाते थे। इसी दिल्ली शहर में हम लोगों ने देखा था कि सुषमा स्वराज जी की सरकार इसलिए चली गई कि वो प्याज के दाम बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। लेकिन आज उस तरह से देखिए, राजनीति में परसेप्शन की बड़ी भूमिका होती है। आप मुद्दे को देखिए, विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी जितनी सफल थी, मैं खुल के कहूंगा कि उस रूप में विपक्ष की वही भूमिका दूसरी पार्टियां उस रूप में नहीं उठा पाई हैं। तो यह उन पार्टियों की कमी है। आप अगर परसेप्शन बिल्डिंग में आप आगे नहीं रहेंगे, आप उस मुद्दे को लगातार नहीं उठाएंगे, क्योंकि हमें अभी भी याद है कि उस समय कांग्रेस के पीरियड में $140 प्रति बैरल तक की कीमतें पहुंच गई थी 2008 में, और उसके बावजूद भी
डीजल और पेट्रोल के मूल्य जो है वो 60-70 रुपए पे बने हुए थे। आज अगर इस समय अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में डीजल पेट्रोल के दाम है तो $112 प्रति बैरल पे है, लेकिन क्या कीमत किस तरह से बढ़ रही है। तो ये विपक्ष की जिम्मेवारी बनती है कि वो जनता के स्वर में आवाज मिला। मान लीजिए कि अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हैं तो वहां पे हम लोगों ने देखा कि थोड़ा बहुत अगर विपक्ष की उस आवाज के साथ जनता ने कनेक्टिविटी महसूस की समाजवादी पार्टी के साथ, तो उसके सीटों में कई गुना की वृद्धि हो गई। तो विपक्ष अगर जनता की आवाज उठाएगा तो वो तभी वो प्रासंगिक रहेगा। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज कि देखिए, जब नेशनल लेवल पे हम लोग विपक्ष की बात करते हैं, कांग्रेस की भले आज जो है कि सरकारें कम संख्या में रह गई हो, लेकिन मैं मनीष जी के इस बात से सहमत हूं कि देखिए विपक्ष की धुरी किस तरह से पूरे देश भर के विपक्ष को जोड़ना है, उसमें कांग्रेस को सक्रिय होना पड़ेगा। और कांग्रेस को जो उनका आत्ममंथन का दौर है वो भी उनको त्वरित तौर पे पूरा करके, कांग्रेस ने अभी तक अपना जो है 2019 से वहां पे कार्यवाहक अध्यक्ष की स्थिति चल रही है, तो वो अपने संगठन को भी वहां पे उनको एक पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति करनी चाहिए। और देश भर में देखिए, हमें नहीं लग रहा कि आज विपक्ष में वो होड़ नहीं है, क्योंकि कि हर कोई जो 2004 या उसके पहले के दौर में हम लोग देखते थे कि हर कोई प्रधानमंत्री का चेहरा होता था, वो स्थिति आज नहीं बनी हुई है। क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा मजबूत हो गई है, विपक्ष अभी उस मूलभूत सवाल के मुद्दे पे है। और कि आखिर राहुल भाई, बीजेपी की ये भी एक घेराबंदी बात कैसे है, की जाए? राहुल भाई एक बात ये भी है कि देखिए, जहां भी आप जाइए, अगर आप बंगाल में बात करते हैं तो मजबूत विपक्ष के रूप में कौन? भारतीय जनता पार्टी। ऐसे ही आप महाराष्ट्र में जाइए, जहां पर भी आप राजस्थान में जाइए, आप छत्तीसगढ़ में जाइए, तो जो स्थिति उन्होंने की है वो कहीं ना कहीं अगर एक पूरी तस्वीर देखें तो मजबूत विपक्ष भी भाजपा नजर आती है, और यहां पर सत्ता में तो मजबूत है ही है। नहीं, बड़ा गंभीर सवाल है आपका कि अलग अलग राज्यों में अगर हम लोग देखते हैं कि राज्यों में जो सत्ता तंत्र मजबूत है, वहां पे भी मजबूत विपक्ष पूर्वोत्तर तक में भी सत्ता में भी वही है या विपक्ष में भी वही है। विपक्ष में तो भी ये एक स्थिति है। तो इस स्थिति का उत्तर क्या होगा? इस स्थिति का उत्तर ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ने के तरीके, उसके प्रबंधन प्रणाली, उसके पूरे परिभाषा को बदल दिया है, और संगठनात्मक भी ताकत जो है उसकी भी परिभाषा बदल दी। हाँ, तो आप विपक्ष को भी उसी रूप में अपनी रणनीतियों को, अपने स्ट्रेटजी को बदलना पड़ेगा। आप परंपरागत धरने से आप भारतीय जनता पार्टी से नहीं निपट सकते। ये एक सच्चाई की स्थिति है संजय जी, और वो हम लोग लगातार देख रहे हैं। तो इसलिए विपक्ष को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। मान लीजिए कि 2019 में राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था उस समय जी। अब अगर कांग्रेस 2019 से 2022 तक में अभी तक पूर्णकालिक अध्यक्ष का चयन नहीं कर सकी है, तो फिर अब इस धीमे गति से आप नहीं चल सकते आज के समय में। हालांकि उम्मीद है कि इस वर्ष अगस्त तक में, जो सितंबर तक में कांग्रेस को पूर्णकालिक अध्यक्ष मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि जो कांग्रेस के लोग दावा कर रहे हैं कि अप्रैल के समय में इस महीने में उनका मंथन का दौर पूरा होगा, तो अब उनके मंथन का दौर जल्द से जल्द पूरा होकर एक्टिव ढंग से उन्हें सामने में आ जाना चाहिए। और संजय जी, एक चीज और कहूंगा कि देखिए, आप पहले कोऑर्डिनेशन तो कीजिए, चेहरा कौन होगा वो तो बाद में तय हो जाएगा। हमें अभी भी 2004 का लोकसभा चुनाव हम लोगों को ध्यान में है। क्या 2004 के लोकसभा चुनाव में उस समय सोचिए कि किस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रखर चेहरा था, और विपक्ष के सामने में कोई चेहरा नहीं था उस जी। और खुद विपक्ष को भरोसा भी नहीं था कि वो सत्ता में आने वाला है। लेकिन आप कम से कम एक कोऑर्डिनेशन का स्थिति को बनाइए। यह एक मिनिमम विपक्ष की जो जिम्मेवारी होती है उसको पूरा करना पड़ेगा। शरद पवार जी या दूसरे कई नेता इस मामले में काफी सक्रिय नजर आते हैं। वो स्थिति में कांग्रेस को भी सक्रिय होना होगा। जी नहीं, बिल्कुल सक्रिय। बहुत बड़े सवाल हैं कांग्रेस के लिए, तो खासकर बहुत सारे सवाल हैं। अशप्रीत खड़ियाल जी, बहुत सारे लोगों को आपने सुना, सभी लोग आपके सामने हैं, क्योंकि बात इसलिए भी है कि आप ये कहें कि भाई कांग्रेस की बात क्यों हो रही है, तो विपक्ष की जो एक विपक्ष का चेहरा है वास्तव में है तो कांग्रेस ही, और कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेकर इसीलिए सबसे ज़्यादा बात भी होती है कि एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। क्या कहेंगे आप कि आखिर वो कौन से कारण है कि जिस तरीके से आज कभी कांग्रेस के लिए ऐसा होता था कि कांग्रेस कहती थी और सभी लोग उसकी छतरी के नीचे आ जाते थे, लेकिन आज वो छतरी बनती नहीं दिख रही है? देखिए, पहले तो मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्रिटिसिज्म, यानी कि ऑपोजिशन जी। और जब बीजेपी ये कह देती है कि हम तो ऑपोजिशन की बात नहीं सुनेंगे, ऑपोजिशन मुक्त भारत हो जाना चाहिए, तो वो सिर्फ ऑपोजिशन को डिफेम और डिमीन नहीं करते, वो हिंदुस्तान के संविधान को, वो सबसे बड़े लोकतंत्र को डिमीन करते हैं सब, और बीजेपी को ये समझना पड़ेगा। और ये जहां तक ऑपोजिशन की बात है, जब इन्होंने साहब गलत काम किया, चाहे पेगासस इशू हो हमने हाईलाइट किया, फार्मर्स प्रोटेस्ट हो हमने हाईलाइट किया, डीजल पेट्रोल ऑयल के जो भाव इतने बढ़ा दिए इन्होंने
हमने प्रोटेस्ट किया। जब इन्होंने चंडीगढ़, पंजाब का जो हक है चंडीगढ़ पे, उसको छीनने की कोशिश की, हमने प्रोटेस्ट किया साहब। जब जब बीजेपी ने गलती की है हम क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन बीजेपी मैं आपको खड़ियाल जी बिल्कुल क्या है। आपकी बात से मैं एक बात से सहमत हूं, आप ही से जवाब ले रहा हूं। आप कह रहे हैं कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप सबसे ज्यादा आप सक्रिय हैं, लेकिन ऐसे कौन से कारण है कि जो आपका प्रोटेस्ट है वो जनता को नहीं दिख रहा है, वो जनता उसे समझ नहीं पा रही है, या वो प्रोटेस्ट जो है आप समझा नहीं पा रहे हो? क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है कि आप कह रहे हैं कि आप कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर कहां है वो जो जनता को दिखना चाहिए, जो वोट आपको जाना चाहिए था, चाहे वो पंजाब की बात हो, उत्तराखंड की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, आपके सामने है सारी चीजें। जी मैं जवाब देता हूं। नंबर 1, जस्ट बिकॉज एक पार्टी इलेक्शंस में जीत जाती है उसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने जो वादे किए थे वो डिलीवर कर दिए, और जस्ट बिकॉज एक पार्टी हार जाती है उसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया। और इसका उदाहरण दे देता हूं आपको। जो ये बीजेपी प्राइवेटाइजेशन के नाम पे सभी चीजों को बेचती जा रही है ना, एयरपोर्ट्स को, रेलवेज को, सभी चीजों को, वो कैसे बेचती है? अगर कांग्रेस ने ना ये काम किया होता, ना हिंदुस्तान का विकास किया होता और ना ये हिंदुस्तान को चीजें दी होती, बीजेपी ने तो बेच के पैसा हजम कर लिया साहब। और मैं इनसे पूछता हूं एक चीज, जीडीपी का हाल क्या है आज, इकोनॉमी का हाल क्या है? और आप पूछ रहे हैं साहब कि हमने प्रोटेस्ट कैसे किया? प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे प्रोटेस्टिंग हो, चाहे रैली निकालना हो, चाहे डिबेट में आना हो, चाहे साहब हर जगह करते हैं, लेकिन सबसे जरूरी जगह है पार्लियामेंट में सांसद। और वहां पे बीजेपी आपने भी देखा क्या करती है। जब हम डिबेट डिस्कशन कहते हैं करिए आप लॉ, क्योंकि लॉ तो वही बनता है, बाहर तो बनता नहीं है साहब। जब हम कहते हैं डिबेट कीजिए तो क्या कहते हैं कि डिबेट नहीं होगी, और क्या करते हैं डायरेक्टली उसको लॉ को पास कर देते हैं बिकॉज इनके पास मेजॉरिटी है। तो वहां पे सबसे ज्यादा अंडरमाइनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होती है बीजेपी के द्वारा, बिकॉज डिबेट डिस्कशन हैज टू हैपन, प्रोज एंड कॉन्स हैव टू बी डिस्कस्ड, लेकिन बीजेपी नहीं करती। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, उदाहरण आप चाहे राज्यसभा में जो फार्म लॉ पास किया था ना उन्होंने, मिस्टर डेरिक ओब्रेन ने बड़ा क्लियरली कहा था कि फिजिकल वोट होना चाहिए, कांग्रेस के एमपी ने भी कहा फिजिकल वोट होना चाहिए, इन्होंने डिनाई किया और वॉइस वोट करवा दिया बिकॉज राज्यसभा में माइनॉरिटी थी, इनके पास मेजॉरिटी नहीं थी। और ऐसे बीजेपी धक्का करती है, ऐसे बीजेपी ऑपोजिशन को दबाने की कोशिश करती है और अपमान करती है, सबसे बड़े लोकतंत्र का अपमान करती है, संविधान का। और मैं आपको एक और चीज बता दूं साहब कि बीजेपी ने आज तक अपने अहंकार और एरोगेंस की वजह से कभी एक पॉलिसी या लॉ बना के उसको वापस नहीं लिया था, लेकिन किसानों की वजह से और कांग्रेस पार्टी की वजह से इनको वापस लेना पड़ा और माफी मांगनी पड़ी साहब। और ऐसा इनकी हिस्ट्री में ना पहले कभी कोई पार्टी करवा सकी थी, और शायद बीजेपी अपना अहंकार इन्होंने अभी भी नहीं छोड़ा, क्योंकि जो वादे करके किसानों को घर भेजा, जी देखिए यहाँ क्या है कि जो आप कह रहे हैं ना, इसका लाभ बहुत ज्यादा आपको मिलता दिखा नहीं। वो जो प्रोटेस्ट हुआ, जो चीजें हुई, वो आम आदमी पार्टी ने भी की, और देखिए पंजाब के अंदर उन्होंने रिजल्ट दे दिया आपके सामने सारी चीजें, आप तो और पीछे चले गए वहां पे। लेकिन जो सवाल, जो बातें मनीष शुक्ला और राहुल लाल जी ने रखे वो बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहां तक बड़े लोगों को अभी एक चीज समझने की जरूरत है कि बीजेपी के टोटल एमएलएस हिंदुस्तान में 1443 है, 1443, और आम आदमी पार्टी को लगता है कि वो नेचुरल रिप्लेसमेंट है। तो मैं उनको बता दूं कि आम आदमी पार्टी चौथे नंबर पे है, 156 एमएलएस, 156, और कांग्रेस पार्टी के आज भी 753 एमएलएस है पूरे देश में, 753 एमएलए साहब, कोई छोटी मोटी बात नहीं। और जहां बीजेपी गलत करने की कोशिश करती है वहां हम प्रोटेस्ट करते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे स्पिरिट मैटर करता है साहब। और हम शुरू से लोगों की आवाज बुलंद करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। और मैं एक और बीजेपी को चीज पूछ लेता हूं कि मार्केटिंग ब्रांडिंग तो आप कर लेते हैं, प्रधानमंत्री साहब प्रधान कैंपेनर भी ज्यादा लगते हैं, लेकिन जो 15 लाख देने थे वो कब दोगे? डबल करनी थी फार्मर्स इनकम बाय 2022 कब करोगे? पेट्रोल डीजल के रेट कम करने थे, बढ़ गए, कब खड़ियाल जी बहुत सारी चीजें आपने उठाई, लेकिन जो सवाल राहुल लाल जी ने, मनीष शुक्ला जी ने जो बातें की, उसका जवाब अभी तक इसमें कहीं भी आता नहीं दिख रहा। बहुत सारे सवाल उन्होंने खड़े किए। उन्होंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस गलत है, वो भी यही कह रहे हैं कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं जो छतरी बननी चाहिए, जो एक पुल बनना चाहिए, उस तरीके की स्थिति में कांग्रेस नहीं दिख रही है। ये बात कह रहे हो, ये बात प्रूफ हो रही है। आप कुछ भी कहें कि आप बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जनता कहां मान रही है? मैं आपको इसका जवाब देता हूं। अब साहब, अगर बीजेपी हमें कहे कि आप अपने लीडर्स को बोलने का फ्रीडम क्यों देते हो, आप डिसेंट क्यों रखते हो, मतभेद चाहे कांग्रेस में हो, मनभेद नहीं है,
और बीजेपी में अगर लीडर नहीं बोल सकता तो वोटर कहां से बोलेगा साहब। और आपने देखा अडवाणी साहब का क्या हुआ, थोड़ा सा डिसेंट था, अडवाणी साहब को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इनके 5 मुख्यमंत्री 7 महीनों में रिप्लेस होते हैं और एक भी मुख्यमंत्री एक शब्द नहीं कह पाता इनके खिलाफ। उसका कारण पता क्या है? लोकतंत्र नहीं है, बीजेपी में डंडा तंत्र और भय तंत्र है। और कांग्रेस पार्टी और आज भी शायद अपने चलिए असूलों पे, खड़ियाल जी आपके प्रिंसिपल्स पास पे भी कायम आऊंगा, और है। शायद यही कारण Freedom है of speech and कि expression। बीजेपी लगातार सत्ता में वापसी कर रही है, यही एक कारण है, क्योंकि उनके आवाज नहीं उठती। पवन जी, बहुत सारी चीजें सामने आई है। अगर विपक्ष की बात करें, खड़ियाल जी आपके पास वापस आऊंगा उसके बाद। पवन भाई, अगर आप देखें लगातार बहुत सारी बातें सबके सामने आई है कि जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए उसे लेकर अभी भी आज भी सवाल हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रीय दलों की स्थितियां लगातार हर जगह मजबूत होती जा रही है। तो उसे लेकर आप क्या कहते हैं? और एक और बात कि जिस तरीके से आपके एक मुख्यमंत्री जो नए नए बने हैं, उन्होंने एक बात कही है कि केजरीवाल जी अब अगले प्रधानमंत्री होंगे, तो कैसे होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल तैर रहा है। और क्या कहेंगे आप जी? देखिए संजय भाई, सबसे पहले तो ये बता दूं कि देखिए बड़ा इसमें दोहराई नहीं है कि आज देश में विपक्ष का बहुत बड़ा वैक्यूम है, जो कि विपक्ष जो इसका पूरा रोल अदा करना था कांग्रेस उसमें थोड़ी फेल हुई है। और देखिए अरविंद केजरीवाल जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बड़ा खुले दिल से कहते हैं कि देखिए हमको किसी को हराने के लिए, किसी को जिताने के लिए हम राजनीति में नहीं आए हैं, हमको खाली देश के लिए एक मॉडल रेडी करना है जिसको पूरा देश फॉलो करे। आज देखिए दिल्ली मॉडल जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने रेडी किया, और वो तो पंजाब के लोगों ने भरपूर प्यार दिया उनको, पंजाब में सरकार दी, एकदम प्रचंड बहुमत दिया। तो अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल है वो किसी प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं है, वो किसी मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं है, वो देश के हर आम आदमी के लिए मॉडल है। उनका मानना ये है कि देखिए बाबा साहब अम्बेडकर, भगत सिंह जी का जो सपना था कि भाई सबको समान अधिकार मिले, सबको अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मिले, सबको अच्छी शिक्षा मिले, ये जो उनका मॉडल है वो सिर्फ अपने मॉडल को लेके आगे चल रहे हैं और देश के लोग बड़ा प्यार कर रहे हैं, उनके मॉडल को एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखिए पक्ष विपक्ष अलग अलग बातें हो सकती हैं, कांग्रेस कहीं न कहीं पे इस वाले मुद्दे पे फेल हुई है। और आज देखिए भाजपा के लिए अगर सबसे बड़ा थ्रेट कोई लगता है तो अरविंद केजरीवाल जी लगते हैं। और आप देखिए जिस तरीके से भाजपा अगर अग्रेसिव हो रही है अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, पंजाब में सरकार बनती है आम आदमी पार्टी की, तो चंडीगढ़ को अलग करने की बात कर देते हैं, आनंद में एक नोटिफिकेशन ले आते हैं हमारे अमित शाह जी। दिल्ली में जब ये भाजपा एमसीडी का चुनाव हारती है तो ये एमसीडी को एक करने के लिए एक बिल लेके आ जाते हैं, एमसीडी के चुनाव टल जाए। तो जिस तरह से बौखलाहट भाजपा की है वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को लेके है। हालांकि बाकी देखो, हम तो ये कहते हैं कि सभी को इकट्ठा होना चाहिए, अपने अपने जगह पे होना चाहिए, पर हमारा सिर्फ मानना ये है कि हम सिर्फ किसी की पद के लिए काम नहीं कर रहे, हम एक देश के आम आदमी के लिए काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल मॉडल के लिए हम काम कर रहे हैं, दिल्ली मॉडल बनाया है, पंजाब मॉडल हम बना रहे हैं। जिस तरह से देखो दिल्ली में हमने काम किया है, आज देखिए 2 सरकारें हैं, एक केंद्र में भाजपा की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। जिस तरह से भाजपा चुनाव से पहले कहती थी बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, आज देश पूछ रहा है कि भाई तेल हो गया 70 से 100 के पार, कहां से हो रही है मोदी सरकार, सिलेंडर हो गया 400 से 1000 के पार, कहां से हो गई मोदी सरकार। ये जो भाजपा ने दशा करी है लोगों की, लोग त्राइमम कर रहे हैं। पवन भाई बिल्कुल, लेकिन इसी बात के लिए तो कह रहे हैं कि वो जो संयुक्त विपक्ष है वो कहां दिख रहा है? क्यों शुरुआत नहीं करते केजरीवाल जी भी कि भाई चलिए एक संयुक्त विपक्ष आए, अकेले अकेले सब लोग खड़े हुए हैं? यही तो बात हो रही है कि संयुक्त विपक्ष, वो विपक्ष कैसे आएगा? या अभी मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी अभी एक्सपेंशन करना चाहती है, लेकिन चंडीगढ़ पंजाब के हाथों से निकला जा रहा है। मुझे आप ये बताइए कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है पंजाब में, तब से ही बीजेपी ने स्ट्राइक करना शुरू किया, बिकॉज आम आदमी पार्टी एक बच्चा पार्टी है, एक इनएक्सपीरियंस पार्टी है। इनके अनिल विज साहब ने भी, हरियाणा का मिनिस्टर ने भी, जो है मिनिस्टर साहब, उन्होंने भी कहा है जब से आई है तब से चंडीगढ़ पंजाब के हाथों से निकलता जा रहा है। इसी बच्चा पार्टी ने, इनके जो कांग्रेस का अहंकार था ना, देखिए संजय भाई, आम आदमी पार्टी बनी कैसे, हमको उसको समझना पड़ेगा। कांग्रेस के अहंकार जो था उसकी वजह से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। इन्होंने क्या कहा था, आप इलेक्शन लड़के दिखाइए, आप इलेक्शन लड़ना जीत के दिखाइए, और जीत के सरकार चला के दिखाइए। हमने अच्छी सरकार बनाई, 2015 में दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को प्रचंड बहुमत दिया, और वही सरकार को 2020 में प्रचंड बहुमत दिया। और अभी देखिए पंजाब में ताजा उदाहरण है, एक तरफा बहुमत, ऐसा बहुत बड़ी बात होती है कि देश के लोग अरविंद केजरीवाल जी को प्यार कर रहे हैं, उनके मॉडल को प्यार कर रहे हैं। आज देखिए कांग्रेस की सरकार सिर्फ 2 स्टेट में है, और आम आदमी पार्टी ऐसी एक तीसरी पार्टी है जिसकी सरकारें आज के मौजूदा दौर में 1 से ज्यादा राज्यों में सरकार है। ये नई नवेली पार्टी है, मानते हैं, हमको 8-10 साल हुए हैं, पर जिस तरह से हमने किया है, लोगों के लिए काम किया है, लोगों को पसंद हम आ रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है।
भाजपा को जो थ्रेट लगता है वो कांग्रेस तो भाजपा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, आज उनके लिए सॉफ्ट टारगेट है। अरविंद केजरीवाल जी भाजपा को थ्रेट बहुत बड़े लगते हैं। उनको लगता है कि भाई अरविंद केजरीवाल जी अपोजिशन की भूमिका बड़े अच्छे से निभा रहे हैं और निभा सकते हैं, और यही वजह रही है कि दिल्ली में आनंद फानन में तिकड़म लगा के निगम के चुनाव टाल दिए जाते हैं। दिल्ली विधानसभा की चलिए दिल्ली विधानसभा पर और दिल्ली की तिकड़म पर भी बात करेंगे, लेकिन पवन जी बात तो महत्वपूर्ण यह है कि विपक्ष की एकता में आम आदमी पार्टी कहाँ खड़ी है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी ने एक इंटरव्यू में भी सुना भी होगा, उनका मानना सिर्फ इतना है कि देखिए हम किसी के साथ हराने के लिए, जिताने के लिए यहाँ पे हम नहीं है, हम देश के साथ खड़े हुए हैं। जो देश के लोग जिस तरह से रास्ता दिखाएंगे आम आदमी पार्टी उनके साथ में है। जो मौका आएगा आम आदमी पार्टी किसी से बात चलिए पवन जी, हमें देश के भलाई से मतलब है। ये यहाँ पे एक वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे आपके बीच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम चर्चा खास में बात कर रहे हैं मजबूत विपक्ष को लेकर, और सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष भाई, अगर बात करें वर्तमान में, क्योंकि सभी लोगों को आपने सुना और सारी चीज़ें अब आपके सामने भी है, जो जवाब हम मांग रहे थे शायद हर कोई उन जवाबों से बचता नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ एक बात है कि अगर हम मजबूत विपक्ष की बात करें और विपक्ष के चेहरे की बात करें, एक चेहरा तो यह है कि जो कांग्रेस दे या कांग्रेस उसकी शुरुआत करे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है। वास्तव में कांग्रेस सब जगह है। अगर कोई बड़ा दल है भाजपा के बाद तो वो कांग्रेस है। लेकिन उसके इतर अगर आप देखें नए दलों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं केजरीवाल ने जिस तरीके की स्थितियां की है, तो आपको नहीं लगता कि एक और चेहरा धीरे धीरे कर उभर रहा है? जिस तरीके से ममता बनर्जी को लेकर लगातार बात हुई है, वैसे ही आज केजरीवाल जी को लेकर भी बात हो रही है। तो ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि शरद पवार जी के साथ शायद एक दिक्कत आ सकती है कि जो एज फैक्टर है, जो आयु फैक्टर है, वो उनके साथ है। तो अब जो चेहरे हैं उस पर अगर हम नज़र डालें तो आप क्या कहेंगे कि इनमें विपक्ष को लेकर क्या नया हो सकता है? देखिए संजय जी, जैसा आपने बार बार पूछा कि कांग्रेस का एक रोड मैप क्या होगा, तो इसका कोई जवाब नहीं आया कहीं से। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आप क्या वो विकल्प बन सकता है, क्योंकि आप देखिए आपने रिप्लेस किसको किया? आपने रिप्लेस किया दिल्ली में कांग्रेस को। शीला दीक्षित की सरकार थी, लगातार 3 बार से सरकार थी, और शीला दीक्षित जो है दिल्ली के विकास के लिए जानी जाती थी। उन्होंने दिल्ली का चेहरा बदल दिया था। पूरा ओवरब्रिज है, कॉमनवेल्थ गेम है, एक से एक, भले ही भ्रष्टाचार हुआ हो, जो भी हुआ हो, वो मुद्दा जो है वो केजरीवाल ने उसको कैच किया और केजरीवाल आगे बढ़े, उन्होंने कांग्रेस को रिप्लेस कर दिया। आप पंजाब की राजनीति देखें, पंजाब में भी वही हुआ। आज बाजवा जी ने बयान दिया, जो वहां के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि गधों से शेर को मरवा दिया। तो उनका कहना कैप्टन साहब पे था। तो निश्चित रूप से ये जो बयान है, ये जो कांग्रेस के अंदर से आ रहे हैं, ये समझने पड़ेंगे कि आपने रिप्लेस किसको किया है? कांग्रेस को। और भाजपा के लिए सबसे मुफीद यही है कि आप आगे बढ़े। भाजपा भी ये नैरेटिव सेट करने में लगी है कि कांग्रेस को रिप्लेस कर रही है। अब गुजरात का चुनाव है, वहां पर आपका एक लिटमस टेस्ट होने जा रहा है। इसके बाद में हिमाचल प्रदेश का भी इसी साल चुनाव हो रहा है। तो इन दोनों राज्यों में अपने आप में स्थापित हो जाएगा कि आपका भविष्य क्या होने जा रहा है और कांग्रेस का भी भविष्य क्या होने जा रहा है। अगर कांग्रेस को अपने आप को एक मंथन करना है तो कांग्रेस को 2004 वाले दौर में जाना पड़ेगा, जहां पर कांग्रेस का वो नहीं महत्व था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार थी और ऐसा लग रहा था कि भारत उदय हो गया है और दोबारा सरकार एनडीए की आएगी। लेकिन उस समय सोनिया गांधी जी ने आगे बढ़ी, उन्होंने लगातार शरद पवार जी को फोन किया, उसके बाद में लालू प्रसाद यादव को फोन किया, शरद यादव को फोन किया, करुणानिधि को फोन किया। उन्होंने लोगों को जोड़ा और विश्वास दिलाया कि वहां पर चेहरा इस समय प्रधानमंत्री का नहीं है। और लोगों ने भी माना, लोगों ने भी उस वक्त माना, और कहीं ना कहीं इतने बड़े चेहरे को हराने में कांग्रेस कामयाब हो गई। बिल्कुल। आप अटल जी की सरकार, जो लोकप्रिय सरकार थी उस समय पे, जो ये सारे सर्वे ने बोल दिया था कि 300 पार सीटें आ रही हैं, सोनिया गांधी ने अपनी रणनीति बनाई बहुत ही खामोशी से, बिल्कुल पर्दे के पीछे रह। उस समय प्रधानमंत्री कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन उन्होंने विश्वास दिलाया कि कांग्रेस जो है, जो कांग्रेस गठबंधन है, निश्चित रूप से रिप्लेस कर सकता है। जो विरोधी थे उनको एक मंच मिला, उन्होंने भाजपा के खिलाफ आए और भाजपा को रिप्लेस भी किया और 10 साल सरकार चला के दिखाई। उसके बाद में अपने अंतर विरोध रहे, अपनी सारी भ्रष्टाचार की कहानियां। लेकिन कहीं ना कहीं मनीष भाई एक बात तो है कि आज कांग्रेस विफल दिख रही है, उसके कुछ अंदरूनी कारण जो है वो सामने आ रहे हैं।
बिल्कुल सोनिया गांधी इस समय, जैसा आपने कहा शरद पवार का एज फैक्टर है, तो सोनिया गांधी जी का भी एक स्वास्थ्य बड़ा फैक्टर है, वो उतनी सक्रिय नहीं है, भले ही वो अध्यक्ष का पद संभाल रही है। राहुल गांधी में लोगों का विश्वास नहीं, कांग्रेस के अंदर ही विश्वास नहीं है। कांग्रेस के अंदर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को जो है, आप राहुल गांधी की जगह दूसरा चेहरा लाइए। वो प्रियंका के लिए भी आवाज उठ रही, और भी चेहरों के लिए आवाज उठ रही। ममता बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस अब वो ताकत नहीं रह गई है जो विपक्ष की तरह चुनौती दे सकती है। तो कांग्रेस के खिलाफ जो आवाजें हैं वो अंदर से भी है, बाहर से भी हैं। आप कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा बिल्कुल, और कांग्रेस को कहीं ना कहीं बदलाव मंथन करना पड़ेगा। मनीष जी, क्योंकि समय कम है। इंद्रपाल जी, आपको क्या लगता है कि अब समय आ गया है कि कहीं ना कहीं जो संयुक्त विपक्ष है उसे बनना पड़ेगा, और उसके लिए क्या होना चाहिए, क्या लगता है आपको? जी नहीं, बिल्कुल समय आ गया है कि विपक्ष को मजबूती से फिर से एक बार इकट्ठा होना पड़ेगा। और अगर विपक्ष किसी बड़े नेता में विश्वास करता है तो निस्संदेह माननीय शरद नेतृत्व में विश्वास करके सब एक होते हैं। अभी कई वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री का विषय अभी नहीं है, अभी विषय है कि किसी तरीके से विपक्ष को एक होकर, तो उसका नेतृत्व कौन करे, ये एक बड़ा सवाल है कि विपक्ष को एक कौन करे। विपक्ष को तो निसंदेह एक शरद पवार साहब कर ही रहे हैं। अभी आपने जितनी बैठक देखी है, सभी बैठक उनके नेतृत्व में हुई है और लोग उनका नेतृत्व स्वीकार कर रहे हैं। सिर्फ अभी कांग्रेस का ही उसमें शामिल नहीं हुई थी कुछ एक बैठकों में। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, जैसे पंजाब में, दिल्ली में और बाकी जगह बताया गया कि जैसे कि परिणाम हमारे सामने है कि कांग्रेस को भी नकारा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी ये फैसला लेना चाहिए, क्योंकि वो एक नेशनल लेवल पे काफी बड़ी पार्टी है, अभी भी उनके एमएलए 700 से ऊपर है, तो उनको कहीं ना कहीं एक साथ आने की आवश्यकता है। अगर वो भी माननीय शरद चंद्र पवार साहब के साथ में एक हो जाए और मीटिंग विपक्ष की उनके साथ मिलकर हो, तो मैं समझता हूं कि एक अच्छा विकल्प समाधान मिल सकता है। इंद्रपाल जी, बिल्कुल एक समाधान मिल सकता है। खड़ियाल जी, क्या कहेंगे आप? अब देखिए, सभी लोगों को आपने फिर सुना, मैं फिर यही कहूंगा कि मजबूत विपक्ष के लिए आखिर जो कांग्रेस के प्रयास होने चाहिए उसे लेकर हर किसी विपक्ष के लोगों में, मतलब जो नेता हैं उनमें संदेह है कि आखिर कांग्रेस के साथ क्यों जाए, चाहे वो ममता बनर्जी हैं, चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे वो शरद पवार जी हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा एक मजबूत जो बात है वो ये भी है कि अखिलेश भी एक मजबूत तरीके से निकल के आए हैं, तो कैसे करेंगे? क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है। आप कहते रहेंगे, लेकिन अगर आपके साथ लोग नहीं जुटेंगे तब क्या? और आपके अंदरूनी जो चीज़ें हैं वो बहुत तेज़ी से सामने आ रही हैं। आप देखिए, अभी तक भी आप उत्तराखंड जैसी जगह जहां आप मजबूत विपक्ष में हैं, वहां आप कुछ नहीं कर पाए, अभी तक कुछ नहीं दे पाए। आपने अध्यक्ष के इस्तीफे भी ले लिए। इस तरीके की स्थितियां आपके सामने है, चाहे आप सेंट्रल में बात करें और चाहे राज्यों में करें, इसी तरीके की स्थितियां, परिस्थितियां आपके सामने आ रही हैं। जल्दी से 2 मिनट में अपनी बात रखिएगा। जी दे दीजिएगा। पहली बात तो ये है, जीतना हारना, ये सभी पैनलिस्ट कह रहे हैं कि हार गई कांग्रेस पार्टी, 4 स्टेट्स में ऐसे हार गई। साहब, जीतना हारना लगा रहता है। एक वक्त था बीजेपी भी 2 सीटों पे थी लोकसभा में, आज 2 टाइम की सत्ता पार्टी है। एक वक्त था आम आदमी पार्टी वाले हमें लेक्चर दे रहे हैं, मुझे हंसी आती है इन पे। भूल गए 14 में क्या हुआ था पंजाब में, 17 में क्या हुआ था, 19 में क्या हुआ था। और ये जो आम आदमी पार्टी बड़ी बड़ी बातें करी कि ऑपोजिशन ऐसी चलती, मैं इनको याद करवा दूं कि आपके 20 एमएलए थे पंजाब में, 10 छोड़ के चले गए थे, 4 सांसद थे, 3 छोड़ के चले गए थे, 3 को फाउंडर्स थे, 2 छोड़ के चले गए थे। ये तो आपका मॉडल है। और आम आदमी पार्टी जैसी इनकी यहाँ पे सरकार बनी, बीजेपी ने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया और पंजाब, चंडीगढ़ से जो पंजाब का हक है चंडीगढ़ पे, वो छीनना इन्होंने शुरू कर दिया। और आम आदमी पार्टी हाथ पे हाथ रख के बैठी है, एक्सपेंशन के सपने ले रही है। रियलिटी चेक इनको जल्दी मिलेगा। और मैं इनको एक चीज याद करवा देना चाहता हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे जीतना हारना तो साहब लगा रहता है, विकास और गवर्नेंस नहीं रुकनी चाहिए जो आपने रोक रखी है। बिकॉज आप गुजरात जीतना है, हिमाचल जीतना है, लेकिन आप भूल जाते हैं कि आपके 153 एमएलए और हमारे आज भी 753 है। सो जब ऑपोजिशन का रोल जो आम आदमी पार्टी नहीं निभा पाई, वो हम पंजाब में निभा के दिखाएंगे। और जहां तक नेशनल लेवल की बात है, मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं साहब कि हमने रिफॉर्म ऑलरेडी किया है।
जिसकी वजह से जो रिजल्ट रहा है इस बार, हमने भी वेटेड इट, एनालिसिस भी हुआ है, और हमने जो हमारे प्रेसिडेंट्स हैं उनको भी रिप्लेस करने का सोचा है, उनके रेजिग्नेशन आ गए हैं, ऑन द वे टू रिफॉर्म है हम। तो आम आदमी पार्टी, बीजेपी एंड ऑल दीज अदर पार्टीज, मैं इनको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ कि जस्ट बिकॉज कांग्रेस पार्टी हैज लॉस्ट दिस टाइम, उसका ये मतलब नहीं है कि कांग्रेस पार्टी इज डन एंड डस्टेड विद। कांग्रेस पार्टी पहले से ज्यादा स्ट्रांग, पहले से ज्यादा बेहतर होकर के आएगी एंड विल इमर्ज विक्टोरियस। और जहां तक ये रोड मैप की बात है, मैं बीजेपी को एक चीज कह देना चाहता हूं कि अगर बीजेपी थोड़ा डिबेट डिस्कशन करवा लेगी, शायद जीडीपी का मतलब इनको याद आ जाएगा। वो जीडीपी का मतलब समझे बैठे गैस, डीजल, पेट्रोल है, लेकिन जीडीपी नेहरू साहब थे जिन्होंने 0.2 या 0.4% से उसको 4% पे लेकर के गए थे और मेक श्योर किया था कि हिंदुस्तान डेवलपमेंट के रास्ते पे चले। वो मनमोहन सिंह जी थे जिनकी वजह से ऐसे एग्जाम्पल सेट हुए कि पूरी दुनिया इंडिया को लुक फॉरवर्ड करती थी। और आज का टाइम है साहब, जब मैटर्स आते हैं, हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स में देख लीजिए 137 पे होते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स देख लीजिए वहां बहुत नीचे होते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ देख लीजिए वहां बहुत नीचे होते हैं। सो ऑपोजिशन अपना रोल निभा रही है, सरकार निभाना सीख ले और गवर्नेंस करना शुरू कर दे। प्रधानमंत्री का प्रधान कैंपेनर मोदी साहब ज्यादा बन गए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि बीजेपी वाले इससे सबक लेंगे और गवर्नेंस शुरू करेंगे। जी पवन जी बोलिए। संजय भाई देखो, मुझे बड़ी हंसी आती है जिस तरह से कांग्रेस बात करती है, इनका जो अहंकार है वो इनको पतन के रास्ते पे लेके गया है। देखिए आज होता है क्या है कि जब कांग्रेस के प्रवक्ता जब आते हैं, ये रियलिटी है, वो चेक करके आते हैं कि इनके पास कांग्रेस कितने बचे। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, आज देश की जनता भाजपा से बहुत दुखी है। भाजपा अच्छा पवन भाई, ये तो ठीक है, आपने कांग्रेस को कोस रहे हैं, कांग्रेस आपको कोस रही है। पवन भाई ये बताइए कि क्या केजरीवाल जी विपक्ष के लिए चेहरा बनने की जो कवायद होनी चाहिए उसे करने के लिए तैयार हैं, कर रहे हैं? क्योंकि इसकी जो स्थिति है, जिस तरीके से स्टॉलिन आए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो चल रहा है। उसे लेकर आप क्या कहेंगे कि वो जो कुछ तो चल रहा है? देखिए मैं दो चीज रखना चाहता हूँ, थोड़ा समय दीजिएगा। देखिए स्टैलिन जी दिल्ली आए, वो दिल्ली के सरकारी स्कूल देखने के लिए आए थे और उन्होंने स्कूल देख के तारीफ करी। ये तो हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि भाई दूसरे स्टेट का मुख्यमंत्री हमारे यहाँ पे आ रहे हैं और हमारे स्कूल देख के जा रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी का विकास है। दूसरा मैं आपकी बात पे आता हूँ। देखिए आज विपक्ष में प्रधानमंत्री कौन बने, मुख्यमंत्री कौन बने, इसके लिए अरविंद केजरीवाल जी नहीं है जैसे वो बोलते हैं। आज स्थिति क्या है, देखिए देश की जनता भाजपा के अहंकार से बहुत दुखी है, वो बहुत परेशान है। लेकिन जब वही लोग जब कांग्रेस को अपोजिशन के रूप में वोट देते हैं, तो होता है क्या है कि वो जो इनके विधायक जीत के आते हैं, बहुत सारी जगह पे ऐसा हुआ है, या तो भाजपा में पहुंच जाते हैं या फिर जिस तरह से पहुंच के सरकार बनवा देते हैं। इससे लोगों में एक थोड़ा अविश्वास आया है कांग्रेस को लेके कि भाई जब इनको हम वोट देते हैं अपोजिशन के लिए और ये इनके पैसे लेके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। गोवा का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, गोवा में लोगों ने मैंडेट दिया कांग्रेस को और सरकार बन गई बीजेपी की। आप एमपी में देख लीजिए, एमपी में बहुत सारे इनके विधायक चले गए, बीजेपी में सरकार बन गई बीजेपी की। तो इस जो इनके सारे सिस्टम जो है, ये सारा मामला जो है, लोग बड़े इस चीज के लेके दुखी हैं, लोग बड़े गुस्से में हैं। भाई अब लोगों को एक विकल्प चाहिए कि भाई अब मान लो किसको हम वोट दें, किसके पास विजन है। जो अरविंद केजरीवाल जी का विजन है, देखिए ये हंसी मजाक के लिए बात अलग है कांग्रेस की, लेकिन पंजाब में जिस तरह से लैंडस्लाइड विक्ट्री आम आदमी पार्टी की है, ये बड़ी ऐतिहासिक है। 8 साल की पार्टी की 2 राज्यों में सरकार है, ये बहुत बड़ी बात है और ये विजन लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। आज देखिए आप हिमाचल चले जाइए, हिमाचल में लोग बड़े खुश होते हैं, सारे वेट करेगा अरविंद केजरीवाल। चलिए नहीं, बिल्कुल वो तो आपका मॉडल है, वो लगातार आप लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ बात हो रही है विपक्ष की और समय भी कम है। मैं राहुल भाई आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है और ये लगातार रहेगा भी, लेकिन बात है संयुक्त विपक्ष की, बात है मजबूत विपक्ष की। बात यह है कि विपक्ष का चेहरा कौन हो, ये एक बड़ी अहम बात है, लेकिन उस पर बात करने से लगभग सभी लोग बचते नजर आए। जरूर है कि एनसीपी के प्रवक्ता ने जरूर बोला है कि कहीं ना कहीं शरद पवार जी का जो एक चेहरा है वो हो सकता है और कांग्रेस को सोचना चाहिए कि उस चेहरे को वो एक्सेप्ट करे या ना करें। और ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, तो आप इसे ले लेते हैं कि अब आगे की जो रणनीतियां हैं वो क्या हो सकती है, क्या नया नजारा देखने में आ सकता है, क्योंकि अब से लेके 2024 तक लगातार चुनाव हैं, हर साल चुनाव हैं जी। और जल्दी से 4 मिनट में अपनी बात रखिएगा जी। संजय जी देखिए, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि इस समय विपक्ष के लिए अब सोचने वाली घड़ी अब आ चुकी है, क्योंकि 2024 का समय भी अब पास में है। अगर आम आदमी पार्टी को लेकर बात करें, देखिए आम आदमी पार्टी ने जिस शॉर्ट टर्म में अपनी सफलताएं हासिल की हैं वो सराहनीय उपलब्धि है उनकी।
लेकिन वो क्या एक तरह से नेशनल स्तर पे क्या चेहरा बनेंगे? ये जरूर है कि स्टालिन अभी दिल्ली आए हुए थे, तमाम विपक्षी नेताओं से अरविंद केजरीवाल भी एक तरह से आंतरिक तौर पे संपर्क करने का कहीं न कहीं प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूँ कि देखिए इसके तुलना में तो फिर बेहतर विकल्प है कि जो ममता बनर्जी प्रयास करती हुई नजर आती है विपक्ष के लिए, या फिर जो शरद पवार प्रयास कर रहे हैं वो काफी कुछ गंभीर किस्म के प्रयास नजर आते हैं। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, इस प्रकार के प्रयास जब तक कांग्रेस की तरफ से नहीं होंगे तब तक हम लोगों को विपक्षी खेमे में वो बड़ा हलचल नजर नहीं आएगा जो हम लोग देखना चाहते हैं कि हाँ भारतीय जनता पार्टी बनाम कौन, तो बनाम किस तरह से संगठन। चूंकि मैंने प्रथम खंड में भी कहा था कि पहली चीज तो यह है कि आपको कोऑर्डिनेशन तय करना है। अभी तक विपक्ष के नेताओं के बल्कि उनको कांग्रेस को लेकर